पंचायती राज मंत्री बने हैं, तो क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, ये सवाल है। और क्या सरकार के कामकाज में उनका युवा दृष्टिकोण नए बदलाव की बहार लाएगा? तो जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए बिहार के युवा पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का। मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, इनसे बात करेंगे मेरी सहयोगी मोनिका ठाकुर और चंद्रमोहन सिंह। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दीपक प्रकाश जी का एक बार फिर से मंच पर स्वागत कीजिए। मेरे सहयोगी चंद्रमोहन जी और मैं इनसे बेबाक सवाल पूछने के लिए तैयार हैं। दीपक प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डायमंड स्टेज समिट। बहुत धन्यवाद के इस मंच पर। सेहत आपकी अब ठीक है? जी बेहतर है, पहले से बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया धन्यवाद। और आपको मुबारकबाद भी। पंचायती राज मंत्री आप हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। लेकिन गर्दा उड़ा दिया है आपने। जब से आप आए हैं, मंत्री पद की शपथ आपने ली है, तब से चर्चाएं सिर्फ आपकी ही हो रही हैं। चलिए, मेरा सौभाग्य है, चर्चा हो रही है, लेकिन साथ साथ जो जवाबदेही मिली है उस पर भी खरा उतरना है, वो बात भी उसको लेकर के संकल्पित है। जी दीपक जी, आप नए लुक में दिखते हैं। जब शपथ ग्रहण समारोह था तो आप पहुंच गए जीन्स और टी शर्ट पहन के। आज भी वैसे आए हैं? क्या लगता है, कुर्ता पैजामा पहनने का टाइम नहीं मिल पाया या फिर इसी लुक में रहना है? नहीं, ये लुक तो मेरा लुक है, खुद का लुक है। ऐसे कपड़ों में कंफर्टेबल रहते हैं, तो बस यही कोशिश थी कि जैसे कंफर्टेबल रहें, तो यही कपड़े पहन के गए थे शपथ के लिए भी। आपने यहाँ पढ़ाई की, विदेशों में पढ़ाई की और उसके बाद सीधे मल्टीनेशनल कंपनी से मंत्री पद का शपथ। कैसा सफर रहा है, कैसा लगता है अभी? जी, पढ़ाई देश में ही की है, देश के ही कॉलेज में पढ़ाई की है। स्कूलिंग पटना से ही हुई है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का भी मौका मिला है, काफ़ी कुछ सीखा है। पुराने अनुभव को कोशिश करेंगे कि इस नए रोल में उतार पाएं, उसका फ़ायदा ले पाएं। लेकिन अब बातें उठ रही हैं। पहले तो आपके स्टाइल को लेकर बातें उठ रही थी कि जीन्स टी शर्ट में आप आ गए। अब उठ रही हैं कि आप इलेक्टेड नहीं हैं, सिलेक्टेड हैं। अब क्या, कैसे जवाब देंगे? चयन किया गया है। सबसे पहले तो ऐसे सवालों के लिए जब भी मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं तो सबसे पहले धन्यवाद देते हैं हम अपने नेता को ये मौका देने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है, सौभाग्य की बात है मेरे लिए। मेरा जवाब तो यही रहेगा कि आप मेरी योग्यता से मुझे आके, पढ़े लिखे नौजवान हैं, साफ नीयत के हैं, तो मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखा जाए। बस इतनी कृपा कीजिए और समय दीजिए। बिहार के लिए नया करने का जज्बा है, काम करके दिखाएंगे। दीपक जी, विभाग ज्वाइन किए पहले ही दिन से आप एक्शन मोड में आ गए। दीपक के प्रकाश से बिहार कब तक रोशन हो पाएगा? पहले दिन एक्शन में आए, कुछ ऐसे काम दिखे जिनको कि प्रायोरिटी बेसिस पे लेने की जरूरत लगी। चूँकि अभी सरकार को जनादेश जो मिला है, और हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ कहीं भी मेरे विभाग, पंचायती राज विभाग से रूटीन वर्क जो चल रहा है वो तो चलता ही रहे, लोकतंत्र मजबूत हो। साथ साथ जहाँ कहीं भी रोजगार सृजन की बात है तो उसकी कोशिश रहेगी। उसी कोशिश के तहत कुछ इनिशिएटिव लगे कि जो लेने चाहिए, तो उसको लेकर के पहले दिन अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश दिया गया। उसमें भी प्रायोरिटी यही थी कि युवाओं के लिए रोजगार सृजन का जहाँ मौका दिख रहा था, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप पूछ रहे हैं, तो आपको बता देते हैं कि हर जिले में, पूरे बिहार में हर जिले के जिला परिषद के पास ज़मीन होती है, तो उनकी जो ज़मीन को कैसे मोनेटाइज किया जाए, तो लैंड मोनेटाइजेशन को लेकर के दिशा निर्देश दिया गया था। ज़मीन को डेवलप करना है, उसमें उसको एसेट के रूप में, रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के रूप में डेवलप करने के लिए से जुड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। दूसरा, एक पंचायती राज की संस्थाओं में एक सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की गई थी। उसमें पंचायती राज व्यवस्था के अंदर पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है, तो उसमें था कि सोशल ऑडिट करके
वो काम जो भी चल रहा है पंचायत सरकार भवन का, उसमें कैसे गुणवत्ता मेंटेन हो, कैसे काम समय पे पूरा हो, इसको लेकर के एक मॉनिटरिंग कमेटी की व्यवस्था की जाएगी। सोशल ऑडिटिंग का एक स्ट्रक्चर होगा, काम की गुणवत्ता को जांचने के लिए, काम सही समय पे पूरा हो, ये कोशिश थी। और साथ में जहाँ कहीं भी विभाग के अंदर जो भी रिक्तियाँ हैं, लगभग 10,000 के लगभग रिक्तियाँ हैं अभी, उनको सही समय पे पूरा करने के ऊपर भी फोकस है। तो रूटीन काम भी हो, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र मजबूत भी हो, ग्रास रूट डेमोक्रेसी मजबूत हो, और साथ में जहाँ कहीं भी रोजगार सृजन का स्कोप दिखे वो काम किया जाए। तो इन चीज़ों को लेकर के एक्शन पहले दिन लिया गया, उसके ऊपर होमवर्क चालू है विभाग के अंदर, और जल्दी ही आपको कुछ जमीन पे भी देखने को मिलेगा। 100 दिनों का कोई आपने रोड मैप तैयार किया है? 100 दिनों में क्या करेंगे आप? 100 दिनों के हिसाब से नहीं है, हम तो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। आज का काम, कल का काम सोच लेते हैं कि ये काम करना है, उसके बेसिस पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपको 2-3 स्टेप्स के बारे में आपको बता रहे थे, आने वाले समय में आपको और भी कुछ नई इनिशिएटिव्स भी देखने को मिलेंगी। क्योंकि आप इंजीनियरिंग और आईटी बैकग्राउंड से हैं और पंचायती राज में ट्रांसपेरेंसी की हम बात करें या आईटी से जोड़ने की हम बात करें, तो क्या आपको लगता है इन चीज़ों को आप पंचायती राज सिस्टम में लेकर आएंगे और बेहतर हो सकता है और ट्रांसपेरेंट काम हो सकता है? जी जी बिल्कुल। पहले से भी विभाग के माध्यम से आईटी का इस्तेमाल काफ़ी बृहद स्तर पे किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी काफ़ी कुछ आई है, डिजिटल डैशबोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे भी कोशिश रहेगी कि हर तरीके से ट्रांसपेरेंसी आए। उसके लिए जो एक बता रहे थे हम, सोशल ऑडिटिंग की बात कर रहे थे, वो भी उसी दिशा में एक कदम है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। आगे भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स आएंगी, समय आने दीजिए। बार बार एक चीज सवाल खड़े हो रहे हैं, जब आप मंत्री पद का शपथ लिए थे उस समय और उससे पहले भी, कि आपकी मम्मी जो स्नेहलता हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगी, लेकिन आपने मंत्री पद का शपथ ले लिया। इसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि परिवारवाद शुरू हो गया है, बेटे को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका जवाब कैसे देंगे, क्योंकि आपके जो विरोधी हैं वो लगातार घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं? परिवारवाद की बात जहाँ तक है, तो ये स्टेप क्यों लिया गया पार्टी के लेवल पे, मेरे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने इसको लेकर के जवाब दिया है, जनता के बीच अपना पक्ष रखा है। मेरे तरफ से जवाब यही है कि आप मुझे मेरी योग्यता के हिसाब से आकिए, मेरे परिवार से जोड़ करके मेरी योग्यता को मत आकिए। तो ऑफर कहाँ से आया था? मम्मी के तरफ से बोला गया कि मंत्री पद का शपथ ले लीजिए, या पिताजी ने कहा था? नहीं, पार्टी नहीं, वो तो पिताजी ने कहा होगा ना, उन्होंने कहा कि पिताजी से पूछ लीजिए। ऐसा था क्या? नहीं, पार्टी की बैठक हुई थी। 20 को शपथ ग्रहण होना था, 19 को पार्टी की बैठक हुई थी। नेता उपेंद्र कुशवाहा जी और साथ में पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। उस बैठक में फैसला लिया गया था। बैठक के बाद फिर मुझे सूचना मिली, ऐसी बात है। तो फिर बस दिमाग में था कि पापा बोल रहे हैं तो सही गलत का फैसला लेना मेरा काम नहीं है, मेरे नेता गुरु और पिता का काम है। उन्होंने सही गलत का फैसला लिया है, उस पर खड़ा उतरना है, जो जवाबदेही मिली है उस पर खड़ा उतरना है। लेकिन दीपा, अब लगता है, क्योंकि परिवारवाद की बात आपकी ही पार्टी की तरफ से बार बार आती है विपक्ष के लिए, लेकिन विपक्ष अब कह रहे हैं कि आप तो परिवारवाद का प्रतीक बन चुके हैं। देखिए, परिवार, लेकिन ये प्रेशर ज्यादा लगता है अब कि प्रेशर ज्यादा होगा? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। अभी भी मेरा जो सवाल उठा रहे हैं उनको भी यही जवाब है कि आप मेरी योग्यता के हिसाब से मुझे आंकिए, परिवार से जोड़कर नहीं देखिए। जो सवाल उठाने वाले हैं उनके भी योग्यता देख लीजिए और फिर उनको भी आंक लीजिए, मेरी योग्यता के हिसाब से मुझे आंक लीजिए। ये सवाल भी इसलिए उठ रहा है ना, क्योंकि आपके पार्टी को 6 सीटें मिली थी, जिसमें 4 जीत कर पहुंचे। जीते हुए लोगों को विधायक नहीं, मंत्री नहीं बनाया गया और आपको मंत्री बना दिया गया, इसलिए आपके विरोधी बार बार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, बिना विधायक या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने बिना पहले भी लोग मंत्री बनते रहे। हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी होते रहा है। और जहाँ तक कि मेरे चयन की बात है, तो मेरे नेता ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसको लेकर के अपना पक्ष रखा है। क्यों फैसला लिया गया, पार्टी के पक्ष में, पार्टी के भविष्य को देखते हुए फैसला लेने की जरूरत लगी, उनको लिया गया है। और अंततः अगर आप किसी भी चीज़ से कन्विंस नहीं होते हैं, तो अभी मेरे पास समय है, वो समय दीजिए। समय के बाद भी अगर हम आपके विश्वास पे खरा नहीं उतरते हैं तो जनता मालिक है लोकतंत्र में। नहीं, ये विपक्ष की नाराजगी तो चलो आप दूर कर लेंगे, लेकिन अपनी ही पार्टी में भी आपके लोग कुछ नाराज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके हक का आपको दे दिया गया,
6 महीने को आपका भी एक चैलेंज है कि आपको सदस्य भी बनना है, उसका भी एक रोड मैप तैयार करना होगा, कैसे करेंगे? नहीं नहीं, पार्टी के सदस्य हम पहले से हैं, राजनीति में हम नए नहीं हैं। भले ही पोस्ट पे अभी नए दिख रहे हैं, लेकिन विधायक और एमएलसी तो नहीं है ना, जी। इसलिए तो कह रहे हैं कि 6 महीने का तो आपके पास अभी वक्त है, आपको कुछ ना कुछ तो कोई रोड मैप तो होगा आपका। नहीं तो पार्टी जैसे अभी 6 महीने के मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य हो जाना होता है, वो जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, वो ड्यू प्रोसेस में वो पूरा हो जाएगा। जिस किसी रास्ते से भी सदन का सदस्य बनना हो वो हो जाएगा। और पार्टी में अब नाराजगी कोई नहीं है। जैसे मैंने बताया कि पार्टी के नेताओं की मीटिंग हुई थी माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, उस बैठक में फैसला लिया गया। और ऐसा नहीं है कि बस उसी मीटिंग तक ही फैसला लिया गया, पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं की भी आवाज़ उठ रही थी, तब जाके फिर नेता का मन बना था और सभी के बेसिस पे फिर ये चुनाव हुआ था। आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, बार बार पंचायती राज में भ्रष्टाचार की बात आती है। उस भ्रष्टाचार को काउंटर करने के लिए आपके पास क्या कार्य योजना होगी और कैसे काउंटर करेंगे? जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार की बात जहाँ कहीं भी आएगी उसको काउंटर करना ही है। जीरो टॉलरेंस की नीति रही है भ्रष्टाचार को लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसकी। तो कहीं भी भ्रष्टाचार को के ऊपर किसी तरह का तरीके का समझौता नहीं होगा। अभी जैसे पहले दिन की भी बात कर रहे थे कि जो जो एक्शन लिया गया उसमें भी सोशल ऑडिटिंग की बात की गई थी, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। जहाँ कहीं भी ट्रांसपेरेंसी आता है तो भ्रष्टाचार कम होना ही है। जैसे बोलते हैं सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, तो एक छोटा सा उदाहरण वो था। बाकी जहाँ कहीं भी आईटी का इस्तेमाल हो, डैशबोर्ड, हर योजना से रिलेटेड डैशबोर्ड आपको आज मिलेगा, उसको कैसे बेहतर बनाना है, इन सारी चीज़ों को लेकर के आगे भी और काम किया जाएगा। और कोशिश रहेगी कि जहाँ कहीं भी ट्रांसपेरेंसी आए, बेहतर व्यवस्था बने। लोग ग्रास रूट पे जब लोग जुड़ेंगे सरकार से तो सीधे तौर पे भ्रष्टाचार में कमी आ जाती है। और आगे भी कोशिश रहेगी आईटी का इस्तेमाल करके या सोशल स्ट्रक्चर खड़ा करके भ्रष्टाचार को काउंटर करने की। अब थोड़ा सा लाइटर मोड पर आ जाते हैं, वक्त थोड़ा बीत रहा है। ये क्रॉक्स, जीन्स, टी शर्ट, ये नॉर्मली आप ऐसे ही आते हैं कि उस दिन बस आ गए फटाफट से आप इसी वेशभूषा में? नहीं, आप मेरी पुरानी तस्वीर भी निकाल के देख सकते हैं। ऐसे कपड़ों में कंफर्टेबल है इसलिए पहना था और कुछ नहीं था। अब लोगों के बीच रहना है, काम करना है, तो खुद अंदर से कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो फिर काम करने में तो दिक्कत आएगी ना। तो ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था कि कंफर्ट के हिसाब से बस पहना था। तो क्योंकि आप युवा हैं और रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इन चुनावों में, युवा नेता होने के नाते आप बिहार के युवाओं को एक क्या संदेश देना चाहेंगे, खासतौर पर रोजगार को लेकर? अगर आपके मंत्रालय की तरफ से कुछ होगा तो क्या हो सकता है, और बिहार के युवाओं के लिए क्या रोड मैप, क्या युवा सोचता है, युवा नेता सोचता है बिहार? जी बिल्कुल, रोजगार को लेकर के आप देखिए, ऐसे भी कोई भी युवा जब 12th पास करता है, ग्रेजुएट होता है, तो मन में एक सवाल रहता है कि आगे कैसे काम मिलेगा, क्या होगा। पिछली सरकार ने भी 5 सालों में लगभग 50 लाख रोजगार और नौकरी की व्यवस्था की थी। अभी आने वाली सरकार की भी योजना है, आने वाले समय में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। पूरे बिहार के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान 2026 में आना है। लगभग 10 जगहों पे औद्योगिक पार्क का निर्माण होना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण चल रहा है कई जगहों पे, आगे और होना है। टेक्सटाइल को लेकर के, फार्मास्यूटिकल को लेकर के, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हर तरीके से सरकार काम कर रही है। औद्योगिक पार्क बनेंगे तो लगभग उसका लक्ष्य है लगभग 30 लाख नौकरी और रोजगार का सृजन होगा। तो हर मामले में सरकार प्रतिबद्ध है युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करने में। अभी हाल ही में जो पहली मीटिंग हुई है कैबिनेट की, उसमें भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। रोजगार से जुड़े हैं सारे फैसले। रोजगार मिलेगा, युवाओं को नया मौका मिलेगा। मेरे खुद के विभाग में, पंचायती राज विभाग में भी, जैसे हम बता रहे थे पहले, पूरी कोशिश रहेगी जहाँ कहीं भी रोजगार सृजन किया जा सके वो किया जाएगा। लैंड मोनेटाइजेशन के बारे में हम बता रहे थे, जिला परिषद की जो ज़मीनें हैं उनको मोनेटाइज किया जाएगा, उनको रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के रूप में डेवलप किया जाएगा, ताकि विभाग को तो की आमदनी तो बढ़े ही, विभाग के लिए आय का साधन बढ़े, साथ में युवाओं के लिए भी रोजगार सृजन हो, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। हमारा विभाग ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को मजबूत तो करेगा ही, साथ साथ जहाँ कहीं भी स्कोप दिखेगा, एक स्टेप आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे बता रहे थे, और भी जहाँ कहीं भी स्कोप दिखेगा रोजगार सृजन का काम करेंगे हम लोग।
आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आप पहले आईटी में थे, अब राजनीति में आ गए हैं। दोनों के दिनचर्या में कितना फर्क आपको दिखता है? पहले आपकी दिनचर्या क्या थी, राजनीति में आने के बाद अभी क्योंकि मंत्री बन गए हैं, तो इस दिनचर्या में कितना अंतर आया है आज के वक्त में? आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो 5 दिनों का हफ्ता होता है काम करने का, 2 दिन छुट्टी मिलती है। यहाँ 24/7 का जॉब है। लेकिन यह है कि जो मौका मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का, और बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, जिस तरीके की जवाबदेही है, तो काम करना है, 24/7 काम करना है, 5 साल पूरा काम करना है। किसके काम करने का स्टाइल बहुत प्रभावित आपको करता है? आपके खुद के पिताजी का, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, या कोई आपका पर्सनल नेता हो कि मुझे ये स्टाइल पसंद है काम करने? नहीं, बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से तो मेरे पिता ही मेरे आदर्श हैं। उनका जो वर्क एथिक्स है, जब हम लोग छोटे थे तो समझ नहीं आता था, लेकिन अब समझ आ रहा है। ज़्यादातर समय वो लोगों के बीच रहते हैं और अपने काम को अपने परिवार से भी आगे रखते हैं। तो ये वर्क एथिक्स बहुत पसंद आता है मुझे उनका। एक आखिरी संदेश जो आप इस मंच से यहाँ बिहार के युवाओं को देना चाहेंगे, और खासतौर पर इसीलिए क्योंकि बार बार यही विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी वो राज्यसभा सांसद हैं, आपकी माता जी विधायक हैं, आप मंत्री बन गए, परिवार सेट हो गया है, और परिवारवाद को लेकर एक आखिरी, अगर आप इस मंच से जनता को ये कहीं ना कहीं भरोसा दिला दें कि आपकी योग्यता के हिसाब से जो लोग हैं आपको आके, वो एक क्या आखिरी संदेश होगा आपका? नहीं, योग्यता के हिसाब से आंकने की बात कर रही हैं। हाँ। परिवारवाद पे तो हम जवाब दे चुके हैं। योग्यता के हिसाब से मुझे आके परिवार से जोड़कर नहीं देखें। जहां तक युवाओं से को संदेश देने की बात कर रही हैं, खासकर बिहार के युवाओं को, तो आप युवा यहाँ भी मौजूद हैं। साइकोलॉजी के अंदर जो साइकोलॉजी के विद्यार्थी होंगे, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है लर्नड हेल्पलेसनेस बोलते हैं उसको। अगर आप इसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी हुआ है। आप 10 सवाल देंगे बच्चों को सॉल्व करने के लिए, 9 सवाल शुरू के 1 से लेकर 9 तक काफ़ी मुश्किल सवाल होंगे, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे शायद। 10वां सवाल बहुत आसान होगा, लेकिन चूंकि शुरू का 9 सवाल काफ़ी आसान मिला है, काफ़ी मुश्किल मिला है, 10वां सवाल तक जाते जाते बच्चा सोचेगा कि ये सवाल भी नहीं होने वाला है, उसको भी छोड़ देगा। तो बिहार में जिस तरीके से 2005 से पहले की स्थिति थी, जिस तरीके से युवा ऐसी चीज़ों को देखते आ रहे थे, समाज में जिस तरीके का वातावरण था उसको देखते आ रहे थे, तो अभी वातावरण ऐसा बन गया है, चूंकि जो युवा हैं 20 साल से कम के हैं, 25 साल के हैं, 2005 से पहले की समझ नहीं होगी, लोगों के अंदर ऐसा मिलता जुलता एक लर्नड हेल्पलेसनेस का एक माइंडसेट आ गया है। लोगों को सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। लोगों को, युवाओं को खासकर, ये अपने अंदर बिठाना होगा कि बाकी राज्यों की तरह, बाकी देशों की तरह हम भी कुछ कर सकते हैं। उसके साथ साथ बाकी जो सरकार की तरफ से जो स्टेप होना है वो सब लिया जा रहा है। पहली कैबिनेट में भी लिया गया है। संकल्प पत्र भी अगर आप देखेंगे बैठ के ध्यान से, तो क्रांतिकारी बदलाव आने वाले हैं बिहार में। तो आप व्यक्तिगत स्तर पे बदलाव लाएं। यही करेंगे कि ये क्रांतिकारी बदलाव हम आगे देखें। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।